हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का शीर्षक सर्वनाम। तो सबसे पहले जानते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा सबके लिए नाम। ठीक है, नाम तो आप जानते हैं, सर्व से हमारा तात्पर्य होगा सबके लिए। तो देखिए, हमने संज्ञा पढ़ी थी बेटा, संज्ञा में जिसमें हमने नाम शब्द पढ़े थे कि हमारे आसपास की सभी वस्तुओं को कोई ना कोई नाम दे दिए जाते हैं। तो उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। हम कह सकते हैं संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। फिर आप कहेंगे मैम, हम जब संज्ञा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्या है? तो देखिए, मैं आपको 2-3 पंक्तियां बोलती हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि राहुल आइसक्रीम खा रहा है, राहुल आज विद्यालय नहीं गया, राहुल बहुत शरारती है, राहुल सिर्फ खेलता रहता है। जब मैं राहुल के विषय में सारी पंक्तियां बोल रही हूँ तो बार बार राहुल राहुल राहुल। जब मैं हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो जब हम एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, अर्थात एक शब्द को बार बार प्रयोग करते हैं, तो हमारी जो भाषा की जो सुंदरता होती है वो नष्ट हो जाती है। अर्थात ये जो सर्वनाम शब्द है ना, वो हमारे भाषा के सौंदर्य को बनाए रखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि राहुल आइसक्रीम खा रहा है, तो राहुल के लिए फिर मैं वह का प्रयोग कर सकती हूँ। वह आज विद्यालय नहीं गया, वह बहुत शरारती है, वह हमेशा खेलता रहता है। तो यहाँ पर मेरी भाषा में एक सुंदरता आ जाती है और मुझे बार बार एक शब्द की आवृत्ति नहीं करनी पड़ती। और संज्ञा शब्द जो होते हैं वो हमारे छोटे होते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, वे सब। तो इस प्रकार के जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम के हमारे ये भेद हैं। कितने भेद होते हैं बच्चे? 6 भेद होते हैं, जिसमें है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सबसे बड़ा जो हमारा भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक, क्योंकि पुरुषवाचक के और भी उपभेद होते हैं जो कि 3 होते हैं बच्चे। सबसे पहला होता है हमारा उत्तम पुरुष, ठीक है, और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है हमारा मध्यम पुरुष। सिर्फ इसी के भाग होते हैं और सारे हमारे अकेले ही होते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, ये आप अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हो बच्चे, इन्हें अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हो ना, जो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें कुछ शब्द होते हैं जिनका हमें प्रयोग करते हैं और हमें पता होना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानना आना है, तब आपको इनके तीनों उपभेद पहचानने आने चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम से हमारा तात्पर्य क्या होता है? जो यहाँ पुरुषवाचक है वो आपके मानव के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात जब हम किन्हीं भी 2 मानवों के विषय में या उससे ज्यादा किसी भी मानव के विषय में यानी कि बात हम करते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जब हम क्या होता है कि इस पुरुषवाचक में आपके पास एक वक्ता भी होता है, तो वक्ता हमेशा आपका उत्तम पुरुष हो जाता है, जो कि प्रथम पुरुष होता है, यानी जो कहने वाला होगा। जैसे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो मैं वक्ता हुई, यानी कि मैं उत्तम पुरुष हुई। फिर दूसरा इसमें आ जाता है जो सुनने वाला होता है, यानी कि श्रोता होता है, उसे भी हम पुरुषवाचक कहते हैं। अर्थात जैसे आप सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर आप बन गए हैं श्रोता, तो उत्तम पुरुष में हो गए, मध्यम पुरुष आप हो गए। अब अन्य पुरुष हो जाता है कि यही कन्वर्सेशन या हमारी जो वार्तालाप या बातचीत हो रही है वो जब आप तीसरे इंसान को बताते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को बता देते हैं, तो वो आपका अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि उत्तम पुरुष में हमारे पास कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो हम ज्यादा प्रयोग करते हैं? जैसे मैं है, हम है, ठीक है, आपका ये हमारा है अगर मैं लिखती हूँ, या मेरा। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि हम उत्तम पुरुष में ही प्रयोग करते हैं। मैं, हम, हमारा, मेरा, यानी कि यहाँ पर जो वक्ता है वो बोल रहा है। और जब मध्यम पुरुष की बात आती है तो उसमें हम क्या आ जाते हैं? तुम। जैसे कि तुमने क्या किया, अगर तुम अपने भाई से भी बात करते हो तो आप बोलने वाले हो ना, तो आप उसे बता रहे हो कि तुमने आज क्या काम किया, तो यहाँ पर आप मध्यम पुरुष से वो बात कर रहे हो। तुम आ गया, ठीक है, तुमने आ गया, आप आ गया जिसे आप लगाते हो, और तुम आ गया। तो ऐसे शब्द, या तुम्हारा आ गया, ठीक है, तो ये आपके ऐसे शब्द होंगे जो आपके किस में आ जाएंगे? मध्यम पुरुष में। ठीक है बच्चे, अब आता है हमारा तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो इसमें आ जाता है सबसे पहले जैसे वह, अभी हमने किया था, ठीक है, और जैसे हम लिखते हैं उससे, या हमने लिखा वे, या हमने लिखा उन्होंने। ठीक है, तो ये सारे हमारे शब्द जो होते हैं वो हमारे अन्य पुरुष में आते हैं।
तो पुरुषवाचक में सिर्फ मानव वार्तालाप यानी मानवों के लिए ही प्रयोग होता है, इसीलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष जो होता है वो वक्ता होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वक्ता अर्थात जो बोलता है, अपनी बात कहता है। मध्यम पुरुष जो होता है वो श्रोता होता है, बच्चे सुनने वाला होता है जो कि उस बात को सुनता है। और अन्य पुरुष वो होता है जो कि इन दोनों की बातें जिस तक पहुंचती हैं, यानी वक्ता और श्रोता के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो तीसरे पुरुष के पास जो बोली जाती है, बताई जाती है, यानी 2 व्यक्तियों के मध्य की बातें, ठीक है, वो आती हैं आपके अन्य पुरुष में। और अब आते हैं दूसरे भेद आपका निश्चयवाचक पर। तो निश्चयवाचक में क्या होता है बच्चे, जिसमें आप निश्चित होते हैं, दैट मीन्स आप पूरे कंफर्म होते हैं कि आप जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं वो आपकी या जिससे आप उससे संबंधित कह रहे हैं वो उसी की चीज है, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर आप निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, ठीक है। जैसे चलिए आपने एक वाक्य यहाँ पर लिखा कि यह मेरी पतंग है, ठीक है, यानी आप पूरी तरह से निश्चित है इसमें कि ये पतंग आपकी है, आपके पास कोई ऐसी निशानी है या कोई ऐसी चीज है जिससे आप उसे पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वस्तु जिसे आप समझते हैं कि हाँ वो मेरी है या वो किसी और से संबंधित है, आपको पता है, तो यहाँ पर ये जो सांकेतिक शब्द आपने प्रयोग किया यह अर्थात ये मेरी है, आप पूरी निश्चित तौर से कह सकते हैं, ठीक है। या इस ग्लास में पानी भरा है या इस ग्लास में दूध है, वहां भी आप निश्चित है, निश्चितता से कह रहे हैं कि हाँ ये दूध ही है, ठीक है। लेकिन जब हम अनिश्चयवाचक पर आते हैं तो वहीं पर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर हम अनिश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, दैट मीन्स हम वहां पे कंफर्म ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता कि क्या है। जैसे और 2 शब्दों का बहुत ज्यादा वहां प्रयोग किया जाता है, कोई और कुछ। जैसे अभी मैंने यहाँ पर कहा कि हम निश्चित तौर पर कह सकते थे कि ग्लास में दूध है, लेकिन यहां पर मैंने अगर कहा कि ग्लास में कुछ पड़ा है, अब कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है मुझे निश्चित तौर पर नहीं पता, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं कह देती कि दूध में मक्खी पड़ी है, मैं निश्चित थी, तब मैं उसे निश्चयवाचक में डालती। लेकिन यहां पर अगर मैंने कहा ग्लास में कुछ पड़ा है या दूध में कुछ पड़ा है, तो वहां पर ये जो कुछ शब्द है वो संकेत करता है आपके अनिश्चयवाचक की ओर। जैसे हम कह दे कि बाहर कोई खड़ा है, तो यहां पर कोई में हमें ये नहीं पता कि कौन खड़े हैं, ठीक है। अगर वहीं पर आप कह देते कि दरवाजे पर पापा हैं, यानी कि आप निश्चित तौर से आप उनकी आहट पहचानते हैं या कोई ऐसा संकेत है जिससे आपको पता है कि पापा ही हैं, तो वहां पर वो निश्चयवाचक में चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप कहते हैं और आप पूरी तरह से इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते कि कौन है, और आपने कहा कि बाहर कोई खड़ा है, तो ये कोई शब्द और कुछ शब्द जहां भी आप देखेंगे उसे आप किस में डालेंगे बच्चे, अनिश्चयवाचक में, ठीक है। फिर हम आते हैं संबंधवाचक पर। तो संबंधवाचक क्या होता है कि ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि सर्वनाम या फिर संज्ञा शब्दों के साथ कोई ना कोई आपका संबंध दिखा देते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से आप कोई संबंध दिखाते हैं, ठीक है, शब्दों से संबंध बताएं। अब संबंध वो कैसा भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर चलिए मैं एक लेती हूं, मैंने यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा वाक्य लिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो यहां पर तो इसने क्रिया ले ली है, यानी कि अलग अलग शब्द आते हैं, करोगे भरोगे तो आपकी क्रिया है ना। तो यहां पर ये जो दोनों शब्द आए थे आपके, ये कौन से शब्द थे आपके, संज्ञा, इसने कहा संज्ञा या सर्वनाम, तो ये तो सर्वनाम शब्द आया ना यहाँ पर। तो ये सर्वनाम शब्द क्रिया से कोई ना कोई संबंध दिखा रहे हैं, यानी कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, ठीक है। तो ये ऐसे जो भी सांकेतिक शब्द आएंगे वो आपके संबंधवाचक में आएंगे। जैसे जिसने चोरी की वह पकड़ा गया, जिसने सर्वनाम शब्द आ गया कि वह पकड़ा गया। आप ये भी कह सकते हैं कि राम वही लड़का है जो मेरे विद्यालय में पढ़ता था, तो राम आपकी संज्ञा आ गई और यहाँ पर वह आपका क्या आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, यानी कि राम वही लड़का है जो आपके विद्यालय में पढ़ता था। तो यहाँ तो देखिए सर्वनाम ने क्रिया के साथ संबंध दिखाया, और वहीं पर अगर मैं दूसरा लिखती हूँ कि राम वही लड़का है, हम ऐसे शब्दों का ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना, वही लड़का है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा पक्का दोस्त है, मेरा पक्का मित्र है, आपने ये बोला यहाँ पर, ठीक है। तो राम यहाँ पर क्या था आपका, राम आपका क्या था, यहाँ संज्ञा शब्द था, वही और जो आपने प्रयोग किए सर्वनाम शब्द, तो इन्होंने आपस में जो संबंध बनाया वही आपकी आती है संबंधवाचक सर्वनाम में, ठीक है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना था, देखिए बेटा, निश्चयवाचक में हम किसी भी चीज पर निश्चित होते हैं कि ये चीज जो भी है उसे हम समझते हैं, पहचानते हैं,
ठीक है। और अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई और कुछ शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, यानी कि हम अनिश्चित होते हैं उसके बारे में। और जो हमारा संबंधवाचक होता है वो संज्ञा या सर्वनाम से शब्दों में, मतलब क्रिया के साथ दिखाए, है ना, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में दिखाए कोई ना कोई संबंध वो जरूर दिखाता है। ठीक है, जैसे उसमें भी सांकेतिक चीजों का या सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वही हमें देखना, जैसे लिखा गया जैसा और वैसा, जैसा तैसा ऐसा कैसा, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वही है, जो है, यानी कि ऐसे सांकेतिक शब्द इसमें हमेशा होते हैं जो हमें बता देते हैं। ठीक है, और अब आते हैं हम पांचवें भेद पर, प्रश्नवाचक, जो कि बहुत आसान होता है पहचानना भी। सबसे पहले तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि इसमें क परिवार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे क परिवार या क फैमिली के शब्द कैसे होते हैं, जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, ठीक है, कितना इत्यादि ऐसे शब्द होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर क्या आया ना, तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसमें प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा होता है, तो इसे पहचानना भी आसान होता है और हमें इसका नाम निर्धारित करना भी आसान होता है। फिर आता है निजवाचक पर, जो कि हमारा इसका अंतिम भेद है। तो निज से ही हमारा तात्पर्य होता है अपना, यानी कि इसमें अपनेपन का बोध होता है। कर्ता के साथ, कर्ता यानी कि जो भी काम करने वाला होगा उसके साथ ही अपने अपन का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो ही आपके निजवाचक में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे हमने प्रश्नवाचक में कहा ना कि कुछ शब्दों को देखते ही हम बता सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक है, बिल्कुल उसी प्रकार निजवाचक में भी इन दो शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। 2-3 शब्दों का जो यहाँ लिखे हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ये शब्द ऐसे होते हैं जो कि हम अपने आप से संबंधित शब्दों के, यानी अपने आप से जोड़ते हैं, अपनेपन का बोध कराते हैं ये, तो इन्हीं शब्दों का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे वाक्य अगर हम पढ़े, मैं अपना कार्य स्वयं कर सकता हूँ, मैं अपना कार्य अपने आप कर सकता हूँ, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ, मैं खुद अपना भोजन बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ता है वो अपने लिए ही स्वयं का या खुद का या अपने आप का प्रयोग कर रहा है, अर्थात वो अपने आप से ही अपनेपन का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे निजवाचक। तो बेटा पुरुषवाचक में हमने 3 पुरुष पढ़े थे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, जिसमें कि हमारे पास क्या था कि एक वक्ता था, एक श्रोता था और एक अन्य पुरुष था जिसमें कि वक्ता और श्रोता की बात को उस तक पहुंचाया जाता है। फिर हमने निश्चयवाचक में पढ़ा था, जिसमें कि हम निश्चित होते हैं कि ये वस्तु किसकी है, कहाँ रखी है, इसमें क्या है, हम पूरी तरह से निश्चित होते हैं। अनिश्चयवाचक में जहां निश्चय बिल्कुल नहीं होता, अर्थात हम कंफ्यूजन में ही रहते हैं, जैसे हमने कह दिया था कि दूध में कुछ पड़ा है, हमें नहीं पता, वहीं अगर हमने कह दिया कि दूध में मक्खी पड़ी है या मच्छर पड़ा है, लेकिन अगर हमने कहा दूध में कुछ पड़ा है तो वो अनिश्चय पे आ जाता है। तो इसमें भी 2 शब्द मैंने आपको बताए थे जो सबसे ज्यादा आते हैं, कुछ और आपका जो यहाँ पर कोई, ऐसे शब्द जहां भी मिले उसे आप अनिश्चयवाचक कह सकते हैं। संबंधवाचक में क्या होता है कि आपके जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं वो कभी क्रिया के साथ, कभी विशेषण के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर दर्शाते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 शब्द ऐसे होंगे जो संबंध दर्शाएंगे, यह, वह, जो, तो, ऐसे, जैसे, जैसा, वैसा, ऐसा, वैसा, ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है और उन संकेतों के अनुसार उनका संबंध भी आपस में निर्धारित होता है। प्रश्नवाचक सबसे बड़ी चीज है कि क परिवार से आप उन्हें अच्छे से पहचान सकते हो, और निजवाचक में हमने कहा कि जिसमें अब कुछ ऐसे शब्द जिससे अपने आप अपनेपन का बोध होता है, जो शब्द यहाँ पर अपने आप, स्वयं और खुद है। ठीक है, तो ये सारे भेद हमें अच्छे से पढ़ने हैं। जब आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो पहचान करना भी सर्वनाम का बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आप अभ्यास कीजिए और अच्छे से सर्वनाम को सीखिए। फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में।